ठीक, तो कल यहाँ पे ओम का नियम देखे थे। ओम के नियम के बाद में आज देखेंगे यहाँ पे सीरीज और पैरेलल सर्किट। तो उसके पहले यहाँ पे देखते हैं, एक होता है वैरिस्टर। तो यदि बोलिएगा कि वैरिस्टर क्या होता है, तो वैरिस्टर का मतलब क्या होता है, तो ये जो है वोल्टेज पर निर्भर करने वाला एक प्रतिरोध है। ठीक, वोल्टेज यदि बढ़ती है तो इसका प्रतिरोध घट जाता है, और यदि वोल्टेज घटती है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से वोल्टेज पर निर्भर करने वाला यह प्रतिरोध क्या कहलाता है, वायरिस्टर कहलाता है। तो इसका जो प्रयोग है वो हम काय के लिए करते हैं, जो हमारे घरों में टेलीविज़न है, रेडियो है, या फिर हमारा जो पावर सिस्टम है, उसमें यदि कभी अचानक से वोल्टेज बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं वोल्टेज का सर्ज होना। वोल्टेज अचानक से बढ़ गई तो क्या बोलेंगे, वोल्टेज का सर्ज होना। तो इस वोल्टेज सर्ज से सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे वायरिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो वायरिस्टर जो है ये बनाया जाता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का बनाया जाता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, और दूसरा यहाँ पे है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका ये बनाया जाता है। तो जो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है ये करते हैं हम यहाँ पे लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए, और इसका जो यूज करते हैं हम वो करते हैं हाई वोल्टेज। तो जो हमारे तड़ित चालक होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग वहां पे करते हैं। ठीक, इनको मूव भी बोला जाता है। मूव का मतलब है मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर। तो मेटल ऑक्साइड का वैरिस्टर, मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर मूव इसको बोला जाता है। ठीक, तो इसमें नोट करिए, इसमें लिखिए, यह एक वोल्टेज पर निर्भर करने वाला रजिस्टर है। यह एक वोल्टेज पर निर्भर करने वाला रजिस्टर है। वोल्टेज बढ़ने पर इसका प्रतिरोध घटता है। वोल्टेज बढ़ने पर इसका प्रतिरोध घटता है, तथा वोल्टेज घटने पर तथा वोल्टेज घटने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। वोल्टेज घटने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। वोल्टेज घटने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इसका प्रयोग वोल्टेज सर्ज, वोल्टेज सर्ज यानी वोल्टेज का अचानक बढ़ना, वोल्टेज सर्ज से सुरक्षा के लिए, इसका प्रयोग वोल्टेज सर्ज से सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरणों की पावर सप्लाई, विद्युत उपकरणों की पावर सप्लाई व विद्युत उपकरणों की पावर सप्लाई व ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के लिए जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और उच्च वोल्टेज के लिए सिलिकॉन कार्बाइड
उच्च वोल्टेज के लिए सिलिकॉन कार्बाइड के वारिस्टर का प्रयोग करते हैं। उच्च वोल्टेज के लिए सिलिकॉन कार्बाइड के वारिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो उच्च वोल्टेज के लिए सिलिकॉन कार्बाइड के वारिस्टर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? तो इसको यहाँ पे आप ध्यान रखिए। इसके बाद में हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस इन सीरीज, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। ठीक, तो हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि एक ये प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब क्या है? उपकरण हो सकते हैं। तो इन तीन उपकरणों को हमने क्या किया, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और श्रेणी क्रम में जोड़ करके इनको हमने क्या कर दी, यहाँ पे वोल्टेज दे दी। तो तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर हमने वोल्टेज दे दी। ठीक, तो जब वोल्टेज देंगे तो इनमें क्या प्रवाहित होगी, यहाँ पे करंट। तो इन सभी उपकरणों में या सभी प्रतिरोध में जो करंट होती है उस करंट का मान कैसा होता है? समान। तो श्रेणी क्रम में करंट का मान क्या रहेगा? समान। तो श्रेणी क्रम में जितने भी उपकरण जुड़े हुए हैं उन सभी उपकरणों में करंट का मान समान होता है। ठीक, जब करंट यहां से प्रवाहित होगी तो इसमें क्या करेगी? वोल्टेज ड्रॉप करेगी, इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप करेगी और इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो तीनों में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ओम के नियम से कल हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो यदि V जो है ये स्रोत वोल्टेज है, I जो है इस परिपथ की करंट है, तो R जो है इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक, तो यदि हमको V1 की गणना करनी है तो करंट समान है, तो क्या लिखेंगे? IR1। V2 की गणना करनी है, करंट समान है, तो IR2। और V3 की गणना करनी है, करंट समान है, तो क्या लिखेंगे? IR3। ठीक, अब श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है ये जुड़ जाती है। तो परिपथ में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इन सब का योगफल किसके बराबर होगा? स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो वोल्टेज है ये यहाँ पे जुड़ जाएगी। अब V क्या है? परिपथ की कुल वोल्टेज है। तो परिपथ के कुल करंट और परिपथ के कुल रेजिस्टेंस का गुणनफल होगी। V1 की वैल्यू क्या है? IR1, IR2 और IR3। तो इसको लिखेंगे IR1, IR2 और IR3। सब में क्या कॉमन है? I को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है? सीधे जुड़ता है। तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसका मान क्या होगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, और वो परिपथ के सभी प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। वोल्टेज क्या होती है? यहाँ पे जुड़ती है, या बोलेंगे वोल्टेज डिवाइड होती है। ठीक, अब यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा? 1/G, पहली शाखा का कंडक्टेंस, दूसरा कंडक्टेंस और क्या होगा? ये तीसरा कंडक्टेंस होगा। तो कंडक्टेंस क्या रहेगा? व्युत्क्रम रहेगा, रेसिप्रोकल रहेगा। पावर खपत जो होती है, पावर खपत क्या होती है? यहाँ पे जुड़ती है। तो परिपथ की कुल पावर क्या होगी? सभी उपकरणों की पावर खपत का योगफल होगी। तो ये क्या है? यहाँ पे पावर खपत है, पावर खपत का योगफल होती है। ये पावर रेटिंग नहीं है, ये क्या है? पावर खपत है कि ये उपकरण जो पावर खर्च करेगा, ये जो खर्च करेगा, ये जो खर्च करेगा, इन सब की पावर का योगफल क्या होगा? परिपथ की कुल पावर यहाँ पे होगी। ठीक, अब श्रेणी परिपथ का दोष क्या होता है? तो इसका दोष होता है
कि इसमें जितने भी उपकरण यूज करने हैं सभी समान करंट रेटिंग के होने चाहिए। जैसे इसकी करंट रेटिंग है 2 एम्पियर, इसकी करंट रेटिंग है 4 एम्पियर और इसकी करंट रेटिंग है 6 एम्पियर। तो यदि यहाँ से 6 एम्पियर की करंट जाएगी तो ये जल जाएगा, और यदि यहाँ से 2 एम्पियर की करंट जाएगी तो ये जलेगा नहीं। लेकिन ये दोनों अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितने भी उपकरण होने चाहिए सभी समान करंट रेटिंग के होने चाहिए। दूसरा कि प्रत्येक उपकरण में वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो परिपथ के अलग अलग बिंदुओं पर वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। तीसरा, कोई भी एक उपकरण यदि फ्यूज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो पूरा परिपथ आपका क्या होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये श्रेणी परिपथ के क्या होते हैं, यहाँ पे दोष होते हैं। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लो उसको। ठीक, नोट कर लिए। अब उसमें लिखिए फर्स्ट, श्रेणी परिपथ में, श्रेणी परिपथ में प्रत्येक उपकरण में करंट का मान समान होता है। श्रेणी परिपथ में प्रत्येक उपकरण में करंट का मान समान होता है। सेकंड, प्रत्येक उपकरण में प्रत्येक उपकरण में वोल्टेज ड्रॉप का मान, प्रत्येक उपकरण में वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है। नेक्स्ट, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध परिपथ के सभी प्रतिरोधों का योगफल होता है। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध परिपथ के सभी प्रतिरोधों का योगफल होता है। परिपथ के सभी प्रतिरोधों का योगफल होता है। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में वोल्टेज जुड़ती है। नेक्स्ट, उपकरणों की पावर खपत जुड़ती है। उपकरणों की पावर खपत जुड़ती है, तो वोल्टेज जो है वो जुड़ती है। और दूसरा, उपकरणों की जो पावर खपत होती है वो पावर खपत भी यहाँ पे जुड़ती है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसका दोष तो पता है सबको, सभी उपकरण क्या लगाने पड़ेंगे आपको, समान करंट रेटिंग के। ठीक, और सभी में वोल्टेज की वैल्यू क्या है, अलग अलग होगी। और कोई भी उपकरण यदि ओपन होगा तो पूरा सर्किट क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि इस प्रकार से कोई श्रेणी परिपथ है
और उसकी गणना करनी है। तो जैसे कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम, और इसको यहाँ पे वोल्टेज दिए हैं, और ये वोल्टेज दिए हैं यहाँ पे 24 वोल्ट। तो इस परिपथ में V1 पहले निकाल लो, R समतुल्य प्रतिरोध, ठीक, V1, V2, V3 और I। तो ये I है यहाँ पे, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 का मान ज्ञात करो। तो इन सब का मान यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इन सब का जो मान है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इन सब का मान ज्ञात कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले क्या निकाल लोगे, R। R की वैल्यू क्या होगी, R1, R2, R3। तो सबको जोड़ दोगे, 2 धन 4 धन 6, कितना हो जाएगा, 12। क्या निकाल लोगे, करंट। करंट कितने निकालोगे, वोल्टेज बटा समतुल्य प्रतिरोध, वोल्टेज बटा समतुल्य प्रतिरोध। तो वोल्टेज है 24, समतुल्य प्रतिरोध है 12, तो कितनी करंट आ जाएगी, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की करंट के कारण इनमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो V1, V2, V3 क्या होगा, I R1, I R2 और I R3 होगा। तो इनको निकाल लोगे आप, 2 गुणित 2 4 वोल्ट आ जाएगी, 2 गुणित 4 8 वोल्ट आ जाएगी, और 2 गुणित 6 12 वोल्ट आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध की गणना कर सकते हो, ठीक। हो गया। अब इसके बाद में इसमें होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, यानी वोल्टेज विभाजन नियम। तो ये नियम से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को विभाजित करते हैं, ठीक। तो जैसे हम देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे प्रतिरोध है, और इन प्रतिरोध को यहाँ पे वोल्टेज दी गई है, और इनका मान यहाँ पे R1, R2 और R3 है, और इनमें वोल्टेज ड्रॉप V1, V2, V3 है। तो इस वोल्टेज को हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो यदि हमको V1 निकालना है तो क्या लोगे आप, स्रोत वोल्टेज। V1 निकालने के लिए क्या लोगे, स्रोत वोल्टेज। V1 किस में ड्रॉप होगी, R1 में, तो उस रेजिस्टेंस को लेंगे जिसमें ड्रॉप होगी, और परिपथ के सभी रेजिस्टेंस के सम से क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। तो परिपथ के सभी प्रतिरोधों के योगफल से उसको भाग दे दोगे। तो यहाँ पे V2 निकालनी है तो R2 में ड्रॉप होगी, और सब प्रतिरोध के सम से योगफल से उसको भाग दोगे। V3 निकालनी है तो टोटल वोल्टेज R3 और सभी को जोड़ करके उसको भाग दो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज विभाजित कर सकते हो। तो जैसे हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया था अभी कि ये 24 वोल्ट थे यहाँ पे, ये 2 4 और 6 था। तो यदि हम देखेंगे कि यहाँ पे ये 24 हो जाएगा, ये 2 है, 2 4 6 कितना है, 12। तो कितना आ रहा था हमारा, 4 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट 4 वोल्ट यहाँ पे आप निकाल सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो समझ में आया सबको, ठीक।
ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे पैरेलल सर्किट, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। समांतर क्रम या प्रतिरोध समांतर क्रम। तो प्रतिरोध समांतर क्रम में देखेंगे कि ये एक प्रतिरोध है यहाँ पे, ये एक दूसरा प्रतिरोध है यहाँ पे, और ये एक तीसरा प्रतिरोध। तो इन तीनों प्रतिरोध को या तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक, या फिर इन तीनों प्रतिरोध को हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके एक तरफ के सिरे को एक साथ और उनके दूसरे तरफ के सिरे को एक साथ जोड़ेंगे। तो एक तरफ के सिरे को एक साथ, दूसरे तरफ के सिरे को एक साथ जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इनको हमने जोड़ा और जोड़ कर क्या दे दिया यहाँ पे, विभवांतर दे दिया। ठीक, तो जब इसको विभवांतर दे दिया तो इन सभी को बराबर बराबर वोल्टेज मिलेगी, यहाँ से धनात्मक मिलेगी, यहाँ से ऋणात्मक मिलेगी। तो दोनों में, सभी में वोल्टेज का मान क्या होगा, समान। तो समांतर में कितने भी उपकरण जोड़ देंगे उनमें वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। श्रेणी में करंट का मान समान होता है और समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक, तो ये जो प्रतिरोध हैं ये R1 R2 R3 हैं। तो ये जो प्रतिरोध हैं जब इनमें वोल्टेज समान है तो ये क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, इनमें करंट प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक, तो इसकी धारा को I1 I2 I3 नाम दिए। तो ये सभी धारा यहाँ से जाएगी, तो यहीं से आपकी जाएगी I1, यहीं से जाएगी I2 और यहीं से जाएगी I3। तो ये इसकी मेन करंट, लाइन करंट हो जाएगी I। तो ये इन सभी करंट का क्या हो जाएगी, योगफल हो जाएगी। ठीक, तो समांतर क्रम में करंट जो है वो जुड़ती हैं, समांतर क्रम में करंट क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो परिपथ की कुल करंट, ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, कैसे गणना करेंगे, तो ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। कि ओम का नियम क्या बताया था कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो यदि परिपथ की कुल करंट है, परिपथ की कुल वोल्टेज है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध या परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध होगा ये। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि I1 कैसे निकालेंगे, वोल्टेज समान है, R1 से डिवाइड करेंगे। I2 कैसे निकालेंगे, वोल्टेज समान है, R2 से डिवाइड करेंगे। I3 कैसे निकालेंगे, वोल्टेज समान है, R3 से भाग देंगे। तो कोई भी उपकरण कितनी धारा लेगा तो उस उपकरण को कितनी वोल्टेज मिल रही है, तो सभी को भी मिल रही है, और उसका स्वयं का प्रतिरोध कितना है उससे भाग दे देंगे। ठीक, तो कितनी वोल्टेज मिल रही है, V, इसको भी V, इसको भी V, जिसका जितना प्रतिरोध उससे भाग दे देंगे। तो जिसका प्रतिरोध होता है कम उसकी करंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, सब में अलग अलग करंट रहेगी। तो यदि हम देखें कि यहाँ पे परिपथ की कुल करंट क्या होगी, तो परिपथ की सभी शाखाओं की करंट का योगफल हो जाएगी। तो ये किसके बराबर है, V/R। ये किसके बराबर है, R1 R2 और R3 के बराबर है। तो सब में क्या कॉमन है, V। तो V को डिवाइड कर देंगे कॉमन लेके, तो हमारे पास क्या आएगा, R1 R2 और R3 आएगा। तो इसका मतलब है कि इस परिपथ का जो समतुल्य प्रतिरोध है उसकी गणना आपको ऐसे करनी है। तो समांतर क्रम में परिपथ का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो घट जाता है। कितना घट जाता है, तो परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम हो जाता है। यदि ये यहाँ पे 1 ओम है, ये यहाँ पे 10 ओम है और यहाँ पे ये 100 ओम है, तो इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है वो कुल प्रतिरोध इस 1 ओम के प्रतिरोध से भी क्या होता है, घट जाता है। तो समांतर क्रम में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम हो जाता है। 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस, परिपथ का कुल कंडक्टेंस, परिपथ की सभी शाखाओं के कंडक्टेंस का योगफल होगा। यहाँ पर पावर रेटिंग सीधे जुड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि जितनी पावर रेटिंग होती है उतना ही उपकरण खपत भी करता है।
तो इसलिए पावर रेटिंग क्या होती है, सीधे जुड़ जाती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पावर क्या होती है, सीधे जुड़ जाती है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये समांतर परिपथ होता है। तो समांतर परिपथ के क्या लाभ होते हैं? तो इसके लाभ होते हैं कि सभी में वोल्टेज समान है, प्रत्येक उपकरण अपनी क्षमता के अनुसार करंट ले सकता है। ठीक है, अब कोई भी उपकरण यदि ओपन हो जाएगा तो बाकी उपकरण क्या रहेंगे, हमारे ऑन रहेंगे। तो इसीलिए जो घरों में वायरिंग करते हैं, लाइट वायरिंग, उसमें कौन से सर्किट का यूज करते हैं, समांतर परिपथ का यूज करते हैं। आई बात समझ में? नोट कर लिए इसको, नोट कर लिए सब। उसमें लिखिए समांतर परिपथ में प्रत्येक उपकरण में, समांतर परिपथ में प्रत्येक उपकरण में वोल्टेज का मान समान होता है। परिपथ की कुल करंट, परिपथ की कुल करंट परिपथ के सभी उपकरणों, परिपथ की कुल करंट परिपथ के सभी उपकरणों की करंट का योगफल होती है। परिपथ की कुल करंट परिपथ के सभी उपकरणों की करंट का योगफल होती है। परिपथ की कुल करंट परिपथ के सभी उपकरणों की करंट का योगफल होती है। नेक्स्ट, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध घट जाता है। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध घट जाता है। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध घट जाता है। यह परिपथ के यह परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम हो जाता है। यह परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम हो जाता है। यह परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम हो जाता है। ठीक, समांतर शाखाओं की संख्या को यदि हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और शाखाओं की संख्या को घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा। तो नेक्स्ट उसमें लिखिए समांतर शाखाओं की संख्या घटाने पर, समांतर शाखाओं की संख्या घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। समांतर शाखाओं की संख्या घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट, चालकता सीधे जुड़ती है। चालकता सीधे जुड़ती है। नेक्स्ट, पावर रेटिंग सीधे जुड़ती है। चालकता सीधे जुड़ती है, पावर रेटिंग सीधे जुड़ती है। तो चालकता जो है वो सीधे जुड़ती है, और पावर रेटिंग जो है वो भी क्या होती है, सीधे जुड़ती है। समझ में आया? उसके बाद में नेक्स्ट की इसके लाभ क्या होते हैं। सभी उपकरणों में वोल्टेज समान होती है। सभी उपकरणों में वोल्टेज समान होती है। प्रत्येक उपकरण अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक उपकरण अपनी क्षमता के अनुसार धारा प्रवाहित करता है।
कोई भी उपकरण ओपन होने पर कोई भी उपकरण ओपन होने पर अन्य उपकरण ऑन रहते हैं। पैराग्राफ चेंज किए। इसलिए इसलिए लाइट वायरिंग में इसलिए लाइट वायरिंग में समांतर परिपथ का प्रयोग करते हैं। इसलिए लाइट वायरिंग में समांतर परिपथ का प्रयोग करते हैं। ये लाइट वायरिंग में किसका प्रयोग करते हैं? समांतर परिपथ का प्रयोग करते हैं। ठीक। खपत, यहाँ जितनी पावर रेटिंग है उतनी ही पावर खपत होती है। जैसे आपके घर में एक 60 वाट का बल्ब लगा है, कितनी पावर खपत करता है? वो 60 ही वाट करता है। तो जितनी रेटिंग है उतनी खपत करता है, तो सीधा रेटिंग जुड़ जाती है यहाँ पे। ठीक। श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है, जितनी रेटिंग है उतनी पावर खपत वो नहीं करेगा। तो इसलिए वहां पे क्या लिखेंगे? पावर खपत जुड़ती है, पावर रेटिंग वहां पे नहीं जुड़ती। ठीक। अब यदि यहाँ पे क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि ये 24 वोल्ट है, यहाँ पे ये यहाँ पे 4 ओम है, ये यहाँ पे 6 ओम है, और ये यहाँ पे 8 ओम है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध I1, I2, I3, I। इनका मान आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है। तो इनका जो मान है वो आपको यहाँ पर क्या करना है? निकालना है। ठीक, बन गया। निकाल ली मान। कितना कितना आया? समतुल्य प्रतिरोध कितना आया? तो 1/R, 1/4, 1/6 और 1/8। कितना एलसीएम आया? 24 आया। तो कितना आ जाएगा? 4 छक्के 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। तो कितना आया? 13/24। यानी आर की वैल्यू क्या आई? 24/13। तो इतना समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा ये। यदि हमको करंट निकालनी है तो ये सामने दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? 24/4, 24/6 और 24/8। तो हो जाएगा 6, 4 और 3। तो इतनी जो करंट है वो यहाँ पे प्रवाहित होगी। ठीक। तो इस तरह से समांतर परिपथ में हम समतुल्य प्रतिरोध करंट की गणना यहाँ पे कर सकते हैं। हो गया। अब इसमें यूज करते हैं करंट डिवाइडिंग रूल। तो करंट डिवाइडिंग रूल का मतलब है कि जैसे एक ये प्रतिरोध है, दूसरा ये प्रतिरोध है,
और इन दोनों प्रतिरोध को वोल्टेज दे रहे हैं, वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। ये है R1 और ये है R2। बस हमको क्या पता है कि यहाँ पे एक धारा आ रही है और कितनी है वो I। तो इसमें धारा विभाजित होगी, इस I का कुछ भाग I1 में जाएगा, कुछ भाग I2 में जाएगा। तो ये जो I1 और I2 है, इनका मान बोल रहा है कि कितना होगा, इनकी आपको यहाँ पे गणना करनी है। तो I1 और I2 की गणना कैसे करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल करंट ले लेंगे। तो कुल करंट क्या है यहाँ पे, I1 किस में जा रही है, R1 में, तो R1 को नहीं लेना है, दूसरी शाखा का प्रतिरोध। तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, और दोनों प्रतिरोध के योगफल से क्या करोगे, उसको भाग दे। ठीक, इसी तरह से यदि I2 है तो क्या लोगे, कुल करंट I R1 लोगे, है ना, दूसरी शाखा का प्रतिरोध R1 और दोनों के योगफल से क्या करोगे, उसको भाग। तो करंट डिवाइडिंग रूल में दूसरी शाखा का प्रतिरोध लेते हैं, वोल्टेज डिवाइडिंग में जिसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका प्रतिरोध लेते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। तो जैसे कि यदि हमको क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि यहाँ से जो करंट आ रही है वो करंट है यहाँ पे 12 एम्पियर, ये यहाँ पे है 1 ओम और ये यहाँ पे है 2 ओम। ठीक, तो करंट का मान यहाँ पे ज्ञात करिए, तो इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कुल करंट हो जाएगी 12, दूसरी शाखा का प्रतिरोध हो जाएगा 2, दोनों का योगफल हो जाएगा 3। तो 3 चौक 12 कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ रही है 12, यहाँ से आ रही है 12, यहाँ चले गई कितनी 8, तो यहाँ कितनी जानी चाहिए, तो 12 में से 8 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, I2। तो ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर इसमें रख कर भी मान को निकाल सकते हो। तो दोनों से आंसर 4 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, नोट कर लिए, समझ में आ गया। तो यदि आपको बोला गया है कि 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 R4 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध होगा R1 के बराबर R1 से कम R4 के बराबर R4 से कम। ठीक, तो कितना हो जाएगा, R4 से कम हो जाएगा, क्योंकि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो क्या होगा, वो R4 से भी कम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, समझ में आया इतना, नोट कर लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 ओम प्रतिरोध के एक वायर को मोड़कर समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल
ट्रायंगल बनाते हैं। बनाते हैं तो त्रिभुज के किन्हीं दो सिरों पर प्रतिरोध का समतुल्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो इसकी जो ये तीनों भुजाएं हैं ये समान है यहाँ पे। ठीक, तो कितना वायर की लंबाई है यहाँ पे? 18। तो 18 को क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 3 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। दो सिरे, 1 2, यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध इसका निकालना है। तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे? श्रेणी में। तो श्रेणी में क्या हो जाएगा? 6 धन 6 12, और इसके साथ क्या आ जाएंगे? समांतर में। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से कि 12 और 6 का समांतर हो जाएगा। ठीक, तो 12 और 6 का समांतर कैसे निकालेंगे? तो दो प्रतिरोधों का समांतर कैसे निकालते हैं? तो यदि ये R1 होता और ये R2 होता तो कैसे निकालते हैं हम? तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस क्या करते हैं? 1/R2 करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? R1 इंटू R2, क्या लिखोगे? R2 प्लस R1। तो क्या आएगा? 1/R। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2। तो जब भी दो प्रतिरोध होंगे तो हम इसी का यूज करेंगे ना, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसका जो प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2। तो 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 से कितने बार जाएगा? 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा इसका प्रतिरोध? यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद में 12 ओम प्रतिरोध के एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त के किसी एक व्यास के दोनों सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? एक 12 ओम का ऐसा वायर लेंगे, उस वायर को मोड़ के क्या बना देंगे? वृत्त बना देंगे। अब इसका कोई भी एक व्यास ले लेंगे। तो व्यास क्या करता है? वृत्त को दो आधे भागों में विभाजित करता है। तो ये क्या होगा? 6 ओम, और ये भी क्या होगा? तो एक रेजिस्टेंस हो गया ये 6 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया ये 6 ओम का। दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 इंटू R2 और R1 प्लस क्या होगा? R2। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6। तो 3 ओम इसका प्रतिरोध यहाँ पे आ जाएगा। हो गया? नोट करिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इस प्रतिरोध की
गणना कर सकते हैं, प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। अब यदि बोलता है आपको कि R ओम के N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्रतिरोध की संख्या कितनी है n और मान कितना है r। तो इस प्रकार से ये सभी r r ओम के हैं और इनको n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका जो समतुल्य प्रतिरोध है वो क्या होगा, n इंटू r हो जाए। और यदि इसी प्रकार से बोलता है कि r ओम के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो समांतर क्रम में इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बाई N। ठीक, तो श्रेणी क्रम में n इंटू आर होता है और समांतर क्रम में क्या होता है, R बटा N, उसका समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो जैसे बोला आपको 10 ओम के 10 प्रतिरोध या 10 ओम के 20 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कुल प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा यहाँ पे, n इंटू आर हो जाएगा। तो 20 गुणित 10 प्रतिरोध की संख्या गुणित प्रतिरोध का मान, तो 200 ओम हो जाएगा। इसी यदि तरह से यदि बोला कि सभी प्रतिरोध कैसे होते हैं, समान वैल्यू के, है ना, कि 10 ओम के 5 प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कुल प्रतिरोध होगा, तो कुल प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध होगा प्रतिरोध का मान बटा संख्या। तो मान बटा संख्या बराबर क्या आएगा, 2। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लो और बाकी जो है फिर उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।